गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। कल तक की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक लॉन्ग कर लिए थे, लेसन नंबर 5 बंगाल शैली के। तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं, जो है आधुनिक काल के प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन के जीवन एवं चित्रकला का परिचय दो। मकबूल फिदा हुसैन भारत के आधुनिक कलाकारों में मकबूल फिदा हुसैन का नाम बहुत ख्याति प्राप्त कर चुका है, यानी कि उसे बहुत सम्मानित किया गया है। इस कलाकार का जन्म सन 1916 ईस्वी में हुआ था। विदेशी कला का अध्ययन करने के लिए श्री हुसैन कई बार विदेश जा चुके हैं। कि विदेशी कला का अध्ययन करने के लिए हुसैन जी विदेश कई बार जा चुके हैं। इनके चित्रों की प्रदर्शनियां भी चीन, जापान, सिंगापुर, यूरोप तथा अमेरिका में हो चुकी हैं, जहां इनकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार को जापान का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। कि इन्होंने जो जो कार्य किए हैं उनकी उस कला की बहुत अधिक प्रशंसा हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार को जापान का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। विदेशों में इनके चित्रों की फिल्में भी बनी हैं। कि इनके चित्रों की फिल्में भी विदेशों में बनाई गई हैं। प्रारंभ में ही श्री हुसैन ने प्राकृतिक चित्र तथा ग्राम्य जीवन व जन सामान्य के चित्र रचे। कि जब उन्होंने अपनी चित्रकला की शुरुआत की तो उसमें उन्होंने प्राकृतिक चित्र, गांव के चित्र व जन सामान्य के चित्र की आम जनता के चित्रों को उन्होंने विशेष महत्व दिया, जिनमें नारी का शारीरिक सौंदर्य बड़ी ही सुंदरता से दर्शाया गया है। कि नारी को बहुत ही सुंदर दर्शाया गया है। परंतु अब उन्होंने प्रतीकात्मक चित्रण पाश्चात्य कला के जामे से भारतीय संस्कृति को एक नवीनतम सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नया रूप देकर सबके सामने उसे अपनी चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पहले श्री हुसैन के चित्रों में मानवाकृतियां बहुत बनी, परंतु चीन जाकर जब वे लौटे तो रचनाओं में पशु पक्षियों का अधिक समावेश हो गया। कि जब पहले उन्होंने चित्र रचना की तब उसमें मानव आकृतियों को विशेष स्थान दिया गया, परंतु जब वह चीन से लौटे तो उनके चित्रों में पशु पक्षियों का समावेश बहुत अधिक हो गया। पहले रेखा आदि का अच्छा संयोजन था, परंतु बाद में पाश्चात्य कला के प्रभाव से इनके चित्रों में घनत्व आता चला गया। कि पाश्चात्य कला के प्रभाव उनके ऊपर ऐसा पड़ा कि उसमें घनत्व होता चला गया। श्री हुसैन तैल तथा जल रंग दोनों से ही सिद्धहस्त चित्रकारी करते थे। कि तैल और जल दोनों रंगों से ही वो बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे। श्री हुसैन के चित्रों में संगीतज्ञ, घोड़ा, माँ, बच्चा तथा मकड़ी व खिलौना, लालटेन, पिंजरे में बंद चिड़िया आदि बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं। इनके चित्रों में स्वास्तिक, वृक्ष, सर्प तथा हाथ आदि प्रतीकों का समन्वय है, यानी कि वो उसके अंदर ऐड हैं। श्री हुसैन देश विदेश में अनेक चित्र प्रदर्शित कर चुके हैं। सन 1971 में ब्राजील में उनकी महाभारत सीरीज के 3 चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हो चुके हैं। उन्हें अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। सन 1955 में ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार इन्हीं को ही प्राप्त हुआ था। कि ललित कला अकादमी का जो प्रथम पुरस्कार था वो इन्हें ही प्राप्त हुआ था। 1959 में टोक्यो जापान का अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिक पुरस्कार भी इनको ही प्राप्त हुआ। 1966 में पद्मश्री तथा 1967 में अपनी फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर के लिए वे गोल्डन बीकर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। 1973 में उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया था।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम किपकर वेज की कला पर नोट लिखो। राम किपकर वेज की कला पर नोट कि उन्होंने किस प्रकार की कला को महत्व दिया, किस प्रकार उसे आगे बढ़ाया। राम किपकर वेज ऐसे कलाकारों के विरल उदाहरणों में से हैं जो केवल दृढ़ निश्चय और समर्पण के बलबूते महानता की ओर अग्रसर हुए, कि जिस कार्य को करने की सोच लेते थे तो उसे कर कर ही रहते थे। उनका जन्म 1910 में बंगाल के बांकुरा अंचली में एक गरीब नाई परिवार में हुआ था। सीता एक्सल नामक उनका चित्र, जिसको उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में बनाया था, का प्रकाशन प्रवासी में हुआ और जिसने उन्हें नंदलाल बोस की देख रेख में कला भवन शांति निकेतन में प्रवेश दिलाने में सहायता की। उसी चित्र ने दिल्ली की प्रदर्शनियों में उन्हें स्वर्ण पदक भी दिलाया। उन्होंने अपना भरण पोषण किताबों के चित्र बनाकर तथा चित्र बेचकर किया। कि इन्होंने क्या किया कि नंदलाल बोस की देखरेख में कला भवन शांति निकेतन में प्रवेश दिलाने में सहायता की। उसी चित्र ने दिल्ली की प्रदर्शनी में उन्हें स्वर्ण पदक दिलवाया। उन्होंने अपना भरण पोषण किताबों के लिए चित्र बनाकर तथा चित्र बेचकर किया। उनका सृजनात्मक आवेग इतना दृढ़ था कि मूर्ति निर्माण के लिए जब वे प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा अन्य चीजें नहीं खरीद सके तो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध बहाया मूर्तियों जैसे संथाल परिवार, सुजाता, हार्वेस्टर आदि बनाने के लिए लाल ककड़ी, बालू और सीमेंट का प्रयोग किया, जिसे सीधे ही कला भवन के बाहर सड़क की ओर रख दिया गया। कि उनके पास जब इन सब मूर्तियों को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और चीज़ों के लिए लेने के लिए सामान नहीं था, तो उन्होंने अपने दिमाग का इस प्रकार से इस्तेमाल किया कि इन चीज़ों का प्रयोग करके उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया। उनकी शैली व्यक्तित्व तथा स्वभाव से में अग्रगामी है। उनके चित्र जैसे शजेम, बंसस, डपसरस, स्तसमश्चत तथा मूर्ति जैसे रूपतसक, जीम, कवहश आदि में विस्कार्य सक्रियता है। कांसे में ढाली गई महिला के अलावा जो भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडल आर्ट्स में स्थित है, उनकी कृतियां बालू तथा मृदा से संबंध रखती हैं। पर 1930 से 1940 के बीच के वर्ष में काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुई, जब उनकी सारी मूर्तियां पूर्ण हो गई, यानी बनकर तैयार हो गई। उनकी सभी मूर्तियों तथा चित्र शैली तथा निष्पादन में एक व्यक्तिगत छाप छोड़ते हैं। उन्होंने वही बनाया जो उन्होंने महसूस किया, कि जिस चीज़ को उन्होंने महसूस किया उसे ही उन्होंने बनाया। उनके अनुभव उनके लिए कानून थे। उनकी रचना उनकी अभिलाषाओं की पूरक थी, कि जब वो किसी चीज़ की रचना कर लेते थे तो उसी से ही उनकी अभिलाषाएं पूरी, इच्छाएं पूरी हो जाती थी। वे अपनी बहाया मूर्तियों जैसे संथाल फैमिली, सुजाता, रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, गर्ल एंड द डॉग के लिए पदार्थों को ढूंढने में अत्यधिक साधन संपन्न थे। उन्होंने ककड़ी का चुनाव सजिष्वपश में से, बालू का चुनाव स्थानीय नदी शव चंपश से किया जो शांति निकेतन के पास बहती थी। एकमात्र वस्तुएं जो उन्हें खरीदनी पड़ती थी वे सीमेंट और लोहे की छड़ी थी, जिनकी भरपाई उन्हें अपनी जेब से ही करनी पड़ती थी। मतलब वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते थे कि चीज़ों को ढूंढ कर उनका यूज़ किया जाए, पर जो चीज़ें उन्हें नहीं मिलती थी वो उसे अपने जेब खर्च से लेते थे। संथाल फैमिली का एक जटिल रचना है जिसमें दो आकृतियां अगल बगल खड़ी हैं, एक कुत्ता एक बच्चा, जो पोल में लटके हुए एक टोकरे में हैं। औरत आदमी की बगल में चल रही है और सिर पर बोझा रखा हुआ है। एक कुत्ता आदमी के साथ चलता है। यह एक पूरा प्रवासी परिवार तथा श्रम प्रवास का प्रतीक है। यह एक ऐसा परिवार का वास्तविक कटु चित्र है जो भूख के कारण
अपनी भूमि को छोड़ने के लिए बाध्य हैं। कि ऐसे परिवार की कहानी को चित्रित किया गया है जिन्होंने भूख की वजह से अपनी धरती को, अपनी भूमि को छोड़ने के लिए वो मजबूर हो गए। इस मूर्तिकला का कोई निश्चित शैली नहीं है सिवाय कंकरीले जमीन की ऊबड़ खाबड़ धरातल तथा शांति निकेतन की लाल मिट्टी के सड़क के किनारे की रचना सड़क की सक्रियता को दिखाती है। राम किकर की मूर्तिकला उनके चारों ओर के सरल लोगों की सोच और संलग्नता को बाधित करती है। उनको आपस में जोड़े रखती है। उनकी कोई भी बाह्य कृतियां मंच पर स्थित नहीं है ताकि वे धरती से अपनी निकटतम संबंध को स्थापित कर सकें। कि उन्होंने जो कृतियां की हैं वो मंच पर स्थित नहीं है, वह धरती पर ही रखी हुई हैं ताकि वह उनसे जुड़ी रहे। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय चित्रकला में नए युग का उल्लेख करो। राजस्थानी पहाड़ी और मुगल शैलियों का अंत होने के पश्चात भारत में चित्रकला का अंत हो गया था। कुछ बड़े नगरों में से ऐसे चित्रकार रह गए थे जो पुराने चित्रों की नकल करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, यानी अपने जीवन को चला रहे थे। इन चित्रों में कला नाम मात्र ही थी। इसके पश्चात भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया और उन्होंने भारतीय चित्रकला को नष्ट करके अंग्रेजी सभ्यता के चित्रकारों को बढ़ावा दिया। वर्डवुड नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने प्राचीन बौद्ध प्रतिमाओं की तीखी आलोचना करते हुए कहा था कि एक उबला हुआ चर्बी से बना पकवान भी आत्मा की उत्कंठ निर्मलता तथा स्थिरता के प्रतीक का काम दे सकता है। कि इन्होंने ये कहा कि उन्होंने भारतीय चित्रकला को नष्ट करके अंग्रेजी सभ्यता के चित्रकारों को बढ़ावा दिया। वर्डवुड नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने प्राचीन बौद्ध प्रतिमाओं की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि एक उबला हुआ चर्बी से बना पकवान भी आत्मा की उत्कंठ निर्मलता, यानी कि उसकी अपने मन की निर्मलता को तथा स्थिरता के प्रतीक का काम दे सकता है। इस समय कुछ भारतीय चित्रकारों ने एक नवीन युग की शुरुआत की। इस नवीन युग का आरंभ 20वीं शताब्दी से हुआ। इस समय के चित्रकार राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय चित्रकारों से शिक्षा प्राप्त की और यूरोपीय शैली में धार्मिक चित्रों की रचना की। इस युग में यामिनी राय और अमृता शेरगिल, सुधीर रंजन खास्तगीर, सतीश गुजराल, शांति दुबे आदि अनेक प्रगतिशील चित्रकारों ने स्वच्छंद विचारधारा, यानी कि स्वच्छंद यानी बिल्कुल साफ सुथरी और आजाद और पाश्चात्य देशों की नवीन प्रवृत्तियों को लेकर यथार्थवादी, रचनावादी, प्रभाववादी प्रवृत्ति के चित्रों को चित्रित किया, जिसके अंदर कोई प्रभाव हो, रचना हो और यथार्थ हो यानी सच्चाई हो। इन चित्रकारों ने एक बात को समझा कि यूरोप की एकेडमी शैली के अतिरिक्त अनेक चित्र शैलियाँ हैं जिनकी चित्रण पद्धति अधिक बलवती है और भारतीय चित्रकारों को अपने परंपरागत अतीत की कला से लिपटा रहना भ्रांतिपूर्ण है। इस प्रकार इन कलाकारों ने वर्तमान में अपनी आस्था प्रकट की और वर्तमान के आकर्षक रूप को पहचाना। इस तरह इस नए युग में इन नए कलाकारों ने प्रगतिशील और विकासोन्मुख चित्रकला को प्रोत्साहित किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय कलाकारों के योगदान का वर्णन करो। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय कलाकारों का योगदान बहुत ही सराहनीय है। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभ 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्भाग में हुआ। इस समय के अनेक कलाकारों ने गांधी जी के इन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन कलाकारों ने सारे देश में स्वदेश प्रेम और मातृभक्ति की भावना का प्रचार किया।
भारतीय चित्रकारों ने देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना से परिपूरित होकर भारत की प्राचीन गौरवमयी गाथाओं, धार्मिक कथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों, साहित्यिक संसर्गों तथा जन जीवन की झांकियों के चित्र बहुत अधिक मात्रा में बनाए। इस प्रकार इन कलाकारों ने देश प्रेम की भावना और अतीत की भव्य झांकियों को चित्रों के माध्यम से प्रकट करके लोगों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविताओं और चित्रों द्वारा लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। राजा रवि वर्मा ने भी चित्रकला के माध्यम से स्वाधीनता संघर्ष और राष्ट्रीय जागरण की भावना से लोगों को परिपूर्ण किया। नंदलाल बसु ने गांधी जी की दांडी यात्रा नामक चित्र का निर्माण करके लोगों को इस आंदोलन से जुड़ने की प्रेरणा दी। नन्नू देसाई जी नेहरू जी गांधी जी के संपर्क में 1947 में ही से पहले ही आ गए थे। उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके द्वारा भारत माता का बनाया हुआ चित्र बहुत ही सुंदर है। उन्होंने इस चित्र के द्वारा लोगों को भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए प्रेरित किया कि उन्होंने भारत माता का ऐसा चित्र बनाया जिससे उन्होंने लोगों को प्रेरित किया अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। इसके अलावा शांति दुबे, रविंद्रनाथ टैगोर तथा अन्य अनेक कलाकारों ने भी अपनी कला के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महान योगदान दिया था कि इन सभी कलाकारों के योगदान से ही भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय झंडे के 1906 से 1947 के विभिन्न स्वरूप और रंग योजना का उल्लेख करो। प्रत्येक देश का अपना झंडा होता है जो कि राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक होता है। प्राचीन काल में ही एक सूचक चिन्ह एक समाज की संस्कृति धर्म का परिचायक होता था कि एक जो सूचक चिन्ह होता था वो समाज की संस्कृति धर्म का परिचायक होता था। सिंधु घाटी काल में सील पर पशुपति महादेव बैल आदि इसी के प्रतीक हैं। गुप्त काल में मुगल काल व यूरोप में भी यूनियन जैक प्रयोग होता रहा है। भारत में कोई 200 वर्ष पूर्व एक प्रतीक झंडा बना है। शिवाजी ने भी अपने गढ़ों पर झंडे का प्रयोग किया है। 1905 तक भारत में कोई एक समरूप झंडा नहीं था कि 1905 तक कोई भी एक ऐसा समरूप झंडा नहीं बना था जिसमें लाल व सफ़ेद। 1906 में झंडे के निर्माण में पार्टी झंडे का डिज़ाइन हुआ जिसमें लाल व सफ़ेद पट्टी थी। मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। लाल और सफ़ेद रंग की पट्टी थी जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। आखिरी पट्टी में सूर्य दाईं ओर तथा पूर्व रूप से में अर्धचंद्रमा बाईं ओर दर्शाया गया था कि एक साइड चांद को एक साइड सूरज को दर्शाया गया था। 1917 में 20 पट्टियों काले सफ़ेद में नया डिज़ाइन बनाया गया जिसके मध्य चरखा राष्ट्रीय चिन्ह था जिसमें ब्रिटिश शासक के झंडे में विद्यमान अंश स्वरूप था जिसे अस्वीकार कर दिया गया। 1917 में विजयवाड़ा में नया डिज़ाइन बनाया गया जो आयताकार गेरू व हरी पट्टी का बना जिस पर गांधी जी के जोर देने पर बीच में सफ़ेद पट्टी लगाई गई जिससे पवित्रता का प्रतीक समझा गया। इस झंडे के उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। 1923 में राष्ट्रीय झंडा के हर अधिवेशन से पूर्व लहराया जाने लगा। नागपुर में बजाज लाल के संरक्षण में इस झंडे तले स्वराज की मांग की गई। 1928 में इसी झंडे को लेकर साइमन वापिस जाओ का आंदोलन चला। गेरू अब संतरी रंग त्याग प्रधान है, सफ़ेद सत्य शांति अहिंसा व पवित्रता का, हरा खुशहाली का। गांधी जी के चरखे के स्थान पर अशोक के धर्म चक्र को लिया गया जो कि निरंतर प्रगति का सूचक है। 1947 में यही झंडा भारत को स्वतंत्र करा
लाल किले पर फहराया गया। इसी झंडे की आन की खातिर हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी, यानी कि वो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आज हम स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करें कि झंडे की शान को बनाए रखेंगे, कि अपने झंडे की शान को हम कभी भी नहीं हटने देंगे। यहाँ पर 1917 की जगह 1921 आएगा, तो आप सभी यहाँ पर ठीक कर लीजिए।